नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात लालू यादव की। तकरीबन 3 सालों बाद लालू यादव कल बिहार आ रहे हैं, लिहाजा आरजेडी बेहद उत्साहित है। उपचुनाव से पहले लालू का बिहार आना जाहिर करता है कि उपचुनाव को आरजेडी कितनी गंभीरता से ले रही है। रिपोर्ट के जरिए देखिए लालू के आने से पहले क्या है आरजेडी की तैयारी, फिर खबर तो समझिए। आरजेडी कार्यालय में 6 टन की लालटेन। संगमरमर से बने इस 6 टन के लालटेन को राजस्थान से डिजाइन कर मंगाया गया है। ये तैयारी है लालू यादव के पटना आने की। सोमवार को लालू यादव की मौजूदगी में इस लालटेन को आरजेडी कार्यालय में लगाया जाएगा। मतलब लालू यादव के ग्रैंड वेलकम की तैयारी है। ये देखिए, इस जगह पे जो है 6 टन का लालटेन लगेगा, रखा जाएगा और उसको लेकर के यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है। सीलिंग जो है वो की जा रही है और यहीं पे 6 फीट जो है 6 टन का लालटेन जो है वो लगाया जाएगा। और यहाँ पे वैसे आरजेडी का जो प्रतीक चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है लालटेन, वो देखिए वो सजा हुआ है। और ये कमरा जो है लालू प्रसाद यादव का प्रदेश कार्यालय में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कमरा है, देख सकते हैं। दरअसल 5 अक्टूबर को ही लालू यादव ने पार्टी मीटिंग में ये साफ कर दिया था कि डॉक्टरों की सलाह से वो जल्द पटना आएंगे। सुनिए लालू यादव ने 5 अक्टूबर को क्या कहा था। देखते हैं कि समय बीच में समय निकाल करके हम डॉक्टर साहब को राय देंगे, हम आपके बीच में आएंगे। लगातार मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपके बीच में आऊंगा। तकरीबन 3.25 साल बाद लालू यादव रविवार को पटना आ रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें पटना आने की इजाजत दे दी है। लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती भी पटना आ रही हैं। है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव जो है वो दोपहर बाद जो है वो अपने आवास पे, यहाँ ये आवास है राबड़ी देवी का, और यहाँ वो आने वाले हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक जो डॉक्टरों ने सलाह दी है उस सलाह के आधार पे ही लालू जो है वो पटना लौटने वाले हैं। हफ्ते भर बाद 2 सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस और तेज प्रताप की खटपट के बीच लालू की एंट्री पर सियासत की पैनी नजर है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। अब आप इस खबर के मायने को समझिए। लालू प्रसाद यादव पटना आ रहे हैं। 3 सालों बाद लालू यादव पटना आ रहे हैं। उपचुनाव से ठीक 6 दिन पहले लालू पटना आ रहे हैं। मतलब यहां टाइमिंग भी सियासत के हिसाब से है। लालू के पटना आने की दूसरी बड़ी वजह यह हो सकती है कि लालू बेटे के लिए रण में उतर सकते हैं। दोनों सीटों पर लालू कैंपेनिंग भी कर सकते हैं, जिससे तेजस्वी की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों सीटों पर तेजस्वी की साख दांव पर है। आरजेडी ने कांग्रेस जैसी पुरानी सहयोगी को दरकिनार कर दिया है, लेकिन लालू के सामने तेज प्रताप एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि तेज प्रताप कुशेश्वर स्थान में आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। मतलब तेज प्रताप पूरी तरह से बागी हो चुके हैं। लालू के सामने तेज प्रताप को मनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। बढ़ते हैं आगे और अब बात लालू के बिहार आने से उत्साहित तेजस्वी ने एक बार फिर से मौजूदा सरकार को बड़ा दावा कर दिया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में तेजस्वी यादव ने फिर से दोहराया कि विधानसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव जीतकर वो खेला कर सकते हैं। सुनिए तेजस्वी का वो बयान, फिर खबर तो समझिए। वोट जो है माताओं का, बहनों का, सब लोगों का लाइन में लगवा करके वोटिंग करवाने का काम है। और हमको पूरा विश्वास है 2 जगह उपचुनाव चल रहा है। अगर 2 जगह अगर हम लोग ज्यादा अंतर नहीं खेला हो सकता है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए हम लोग आए हैं आपको ताकत मांगने के लिए। तो आशीर्वाद मिलेगा ना। अब तेजस्वी यादव के बयान को समझने के लिए आंकड़ों को समझना बेहद ही जरूरी है, इसलिए आंकड़ों पर ध्यान। बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 243 है। सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है।
आरजेडी के पास 75 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, जबकि वामपंथी पार्टियों के पास 16 विधायक हैं। अब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 110 सीटें हो गई। अगर 2 सीटों पर जीत होती है तो ये संख्या 110 से 112 हो जाती है। लेकिन कल महागठबंधन से कांग्रेस बिल्कुल अलग हो गई, मतलब 19 विधायक महागठबंधन से निकल गए हैं। यानी कि आप मौजूदा हालात को अगर समझें, मौजूदा समय में महागठबंधन की जो ताकत है अब सिर्फ मात्र 93 की है। अगर ओवैसी की पार्टी यानी कि AIMIM के जो 5 विधायक हैं उनको अगर मिला लें या कि वो अगर आ जाते हैं आरजेडी के साथ तो क्या होगा, तो देखिए 5 विधायक उनके साथ अगर आते हैं तो यह आंकड़ा 98 हो जाता है, जबकि सरकार बनाने के लिए अभी भी 122 की ताकत होनी चाहिए। तो सवाल ये होगा कि खेला आखिर कैसे होगा, जिसका तेजस्वी यादव अपने भाषण में दावा कर रहे थे। तेजस्वी के आधार के पीछे आखिर क्या वजह है, जबकि एनडीए 126 विधायकों की ताकत से सरकार चला रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी चल रही है। कुशेश्वर स्थान से पहले राघोपुर में भी तेजस्वी यादव ने सरकार गिराने का कुछ इसी प्रकार का दावा किया था, लेकिन ये दावा किस आधार पर है इसको भी देखना होगा। बढ़ते हैं आगे। आरजेडी और कांग्रेस की दोस्ती बिल्कुल टूट चुकी है। जैसा कि कल भक्त चरण दास ने ऐलान कर दिया कि दोनों सीटों पर दोनों पार्टियां बिल्कुल आमने सामने होगी। महागठबंधन की मौजूदा स्थिति को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि दोनों पार्टियों में उनकी कोई रुचि नहीं है, जबकि बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी के स्टैंड को चुनावी चाल बताया है। दोनों नेताओं का बयान सुनिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में बैलेंस टूट गया है, आरजेडी कांग्रेस अलग हो गई है। अरे बोल रहे हैं जाने अपना जो करना उससे हम लोगों को कोई उसमें न रुचि है न दिलचस्पी। दिखावा है केवल। कांग्रेस राजद कभी भी अलग हो ही नहीं सकती। कांग्रेस जो है वो राजद की पालकी पहले भी ढोती रही और आगे भी ढोती रही। ये नूरा कुश्ती है, ये दिखावा है। अलग अलग लड़ रहे हैं। उद्देश्य यह है कि एनडीए को हराओ और एनडीए के आधार वोट में सेंध लगाओ। इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कांग्रेस जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस राजद को जिताने के लिए वहां चुनाव लड़ रही है। लालू जी को और अब आप इस खबर के मायने को समझिए। सीएम नीतीश कुमार को अपने काम पर पूरा भरोसा है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर जनता जेडीयू के साथ रही, यानी कि पिछली बार यहां से जेडीयू की जीत हुई थी। पिछले चुनाव में दोनों सीटें जेडीयू के पास थीं, लेकिन सुशील मोदी और कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों को चुनावी चाल की तरह क्यों देख रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है। बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व आरजेडी के भरोसे है। बीते 3 दशक के संबंधों पर अगर नजर डाला जाए तो ये साफ है कि कांग्रेस और आरजेडी के स्वार्थ आपस में कई बार इसी तरीके से टकरा चुके हैं और कई बार ऐसा मौका भी आया जब ये दोनों पार्टियां अलग हो चुकी और अलग होने के कगार पर भी पहुंच गईं। 1-2 बार अलग होकर भी कुछ ऐसा प्रयोग किया गया। 2000 से लेकर अब तक दोनों दल 3 बार अलग अलग चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन अंतिम नतीजा यही रहा कि ये दोनों ही दल फिर से एक साथ आ गए। सवाल ये भी है कि चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला पर साथ रहने वाली कांग्रेस इस बार आक्रामक आखिर क्यों नजर आ रही है, और देखना होगा कि उपचुनाव में क्या कुछ घमासान इस बार देखने को मिलता है। और अब बात गृह मंत्री के कश्मीर दौरे की। 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ देश नहीं झुकेगा। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। अपने दौरे की शुरुआत अमित शाह ने नौगाम में शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के घर जाकर की। यहां अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों का हाल जाना। इस मुलाकात के बाद शाह ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवान परवेज अहमद दार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुझे व पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है, उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस
पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। इस मुलाकात के बाद अमित शाह ने श्रीनगर में सुरक्षा पर एक हाई लेवल बैठक की और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। मौजूदा वक्त में घाटी में जिस तरह से आतंकवादी बेगुनाह लोगों की जान ले रहे हैं, ऐसे वक्त में शाह का ये दौरा काफी अहमियत रखता है। पिछले 15 दिनों में अलग अलग घटनाओं में आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है। इसमें 11 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा आतंकी कश्मीर के स्थानीय अल्पसंख्यकों को भी निशाना बना रहे हैं। हालांकि आतंकियों को जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने भी पूरी घाटी में ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। पिछले 15 दिनों में ही 11 मुठभेड़ों में 17 आतंकी मारे गए हैं, जबकि मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 9 जवान भी शहीद हुए हैं। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। केंद्र की मोदी सरकार की कोशिश आतंकवाद खत्म कर जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर ले जाने की है। धारा 370 हटने के बाद से राज्य में विकास के काम पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। इसी से आतंकवादियों में बौखलाहट है और वो सुरक्षा कर्मियों और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अपने दौरे में शहीद सुरक्षा कर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आतंकवादी जितनी भी नापाक हरकतें कर लें, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों के साथ पूरा देश खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब आप अमित शाह के कश्मीर दौरे को समझिए। 370 हटने के बाद पहली बार शाह कश्मीर पहुंचे। अमित शाह ने आतंकियों को ये संदेश दिया। गृह मंत्री ने सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एक कड़ा मैसेज दिया है। इस दौरान सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को तालमेल बनाने का निर्देश दिया है। अमित शाह तब पहुंचे हैं जब पिछले दिनों आतंकियों ने टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया है। आतंकियों ने आम लोगों को यहां पर निशाना बनाया। बिहार के 4 लोगों की भी मौत हो गई है, जिन्हें मौत के घाट उतारा गया है। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में पहुंचे अमित शाह के इस दौरे को कई लिहाज से देखा जा रहा है और अमित शाह ने भी कई सारे निर्देश वहां पर दिए भी हैं। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से जुड़े एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में शाह ने 5 अगस्त 2019 के दिन को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव और आतंकवाद के समाचार आते थे, आज उसी कश्मीर में युवा विकास, रोजगार, पढ़ाई की बात कर रहा है। मेरे मन में विचार आता था कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। मित्रों, 5 अगस्त 2019 का डेट, तिथि, मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता। कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड कप में रविवार को भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिस पर देश भर की नजर टिकी हुई है। मैच पर बिहार के लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि भारतीय टीम में बिहार का लाल ईशान किशन भी है। मैच के पहले ईशान किशन का परिवार भी इस मैच को लेकर काफी उत्साहित है। परिवार के लोगों की धड़कनें जो हैं बढ़ी हुई हैं। परिवार वालों को लगता है कि ईशान कल भारत के लिए खेले या ना खेले,
भारतीय टीम में उसका होना ही गौरव प्रदान करता है। ईशान की मम्मी, पापा, मामी और भाभी से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। सबसे पहले ईशान की मम्मी से ही नींद वगैरह आ रहा है? ज्यादा नींद आ रही है। किस बात को लेकर नींद आ रही है? संतुष्ट हो गए ना कि ईशान सपना पूरा किया। बचपन से जो सपना देख रहे थे कि वर्ल्ड कप जब देखते थे और ईशान छोटा था तो सोचते थे कि क्या ईशान भी कभी वर्ल्ड कप का हिस्सा लेगा क्या, और आज ईशान वर्ल्ड कप में शामिल है तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपको लग रहा है कि कल ईशान को प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है, और अगर मिलता है तो कैसा परफॉर्मेंस चाहती हैं? मौका अगर मिलेगा तो ईशान से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं कि बस जीत दिलाए। जीत दिलाए। ईशान के पापा हमारे साथ। प्रणव सर, क्या है ईशान को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, और भारतीय टीम का कल मुकाबला पाकिस्तान के साथ है? नहीं, ईशान को लेकर अभी कोई वैसी बात नहीं है। बस ये सोच रहे हैं कि पूरी टीम मिलकर के खेले और अपना 100% दे करके मैच जीते। भारत और पाकिस्तान का मैच हाई वोल्टेज मैच होता है, तो इसलिए उसमें परफॉर्म करें सारे लड़के, सारे बहुत अच्छे हैं। दो और खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ईशान की भाभी और मामी। मामी, आप बताइए कि कल ईशान को लेकर क्या कुछ मन में चल रहा है, और भारतीय टीम को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच है। बिल्कुल, भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा से बहुत ये रहा है इंडिया के लिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन टीम अच्छा करे बस यही प्रेयर होती है हमारी। तो हम और अब आप इस खबर के मायने को समझिए। T20 क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की टीम अब तक 8 बार आमने सामने आ चुकी है। इस दौरान भारतीय टीम ने पाक टीम को 6 बार हराया है, यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए 8 में से 6 बार हराया गया है। वहीं पाकिस्तान की टीम एक बार फिर से जीतने में कामयाब रही। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला बेनतीजा रहा। मतलब इस बार भी उम्मीद है कि टीम इंडिया जीत का झंडा गाड़ेगी। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच बेहद ही रोमांचक होता है और हर बार ये सबकी नजरों में होता है, हर की नजर इस पर होती है। तो इस बार भी भारत और पाकिस्तान के मैच पर सबकी नजर टिकी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।